हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, पॉलिटिकल साइंस बुक, ग्रेड 8 से। हम इंडियंस को अपने ऊपर बहुत गर्व है क्योंकि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो एक आइडिया है कि जो है डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेना है, या एक जरूरत है सारे के सारे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की कि उनमें जो है जो नागरिक है उनकी इच्छा शामिल हो, इस चीज का क्या नाता है, क्या रिश्ता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये वही एलिमेंट्स हैं जो मिलकर डेमोक्रेसी बनाते हैं और इसको ज्यादा अच्छा एक्सप्रेस किया जाता है जो इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट का, उसमें। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पार्लियामेंट की मदद से जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकते हैं और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा सिंबल है इंडियन डेमोक्रेसी का, साथ ही साथ मुख्य फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से, व्हाई शुड पीपल डिसाइड। अब पीपल्स को क्यों डिसाइड करना चाहिए? इंडिया, जैसा कि हम जानते हैं, इंडिपेंडेंट हुआ था 15 अगस्त 1947 में। कहने को ये बहुत लंबा और बहुत ही कठोर संघर्ष रहा जिसमें बहुत सारे सेक्शंस जो सोसाइटी के थे उन्होंने हिस्सा लिया। लोग जो है अलग अलग बैकग्राउंड से इस स्ट्रगल में आए थे और वो जो है सब के सब प्रभावित थे क्योंकि उस टाइम पे आइडिया जो था वो फ्रीडम का था, इक्वालिटी का था और डिसीजन मेकिंग में हिस्सा लेने का था। कॉलोनियल रूल के अंतर्गत क्या हुआ, लोग जो है एक डर में जी रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, और बहुत सारे जो उनके डिसीजंस थे जो वो लेते थे ब्रिटिश, उनसे वो एग्री नहीं करते थे। अगर वो उनके डिसीजंस को क्रिटिसाइज करते, उनकी आलोचना करते, तो उनको वो बहुत बड़ा खतरा हो जाता था। फ्रीडम मूवमेंट ने जो है ये सिचुएशन बिल्कुल बदल के रख दी। जो नेशनलिस्ट थे अब वो खुलकर ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करने लग गए और डिमांड्स रखने लग गए। अगर हम 1885 की बात करें तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने डिमांड किया कि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लेजिस्लेचर में, या उनको भी जो है हक दिया जाए कि लेजिस्लेचर में कुछ इंडियन इलेक्टेड मेंबर्स हों ताकि वो भी जो है बजट को डिस्कस कर सके और क्वेश्चंस पूछ सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 इसने अलाउ किया कि कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अब शुरू के जो ये लेजिस्लेचर्स थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, इसमें जो है क्या हुआ, धीरे धीरे नेशनलिस्ट की डिमांड्स बढ़ने लग गई, लेकिन उन्होंने तब भी अलाउ नहीं किया कि एडल्ट्स जो है वो वोट डाल सकें या लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले सकें। आपने जैसे पहले चैप्टर 1 में पढ़ा है कि जो एक्सपीरियंस रहा कॉलोनियल रूल का, या जो पार्टिसिपेशन रहा अलग अलग लोगों का स्ट्रगल में फ्रीडम के, वो जो है लोगों के दिमाग में शंका डाल गया कि सारे लोग जो इंडिपेंडेंट इंडिया में होंगे क्या वो हिस्सा ले पाएंगे डिसीजन मेकिंग में। जैसे ही जो है आजादी हासिल हुई, हम लोग जो है नागरिक बन गए फ्री कंट्री के। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गवर्नमेंट जो है जो चाहे वो कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि गवर्नमेंट को जो है जो लोगों की जरूरतें हैं, जो उनकी डिमांड्स है, उसके प्रति उनको संवेदनशील होना पड़ेगा। जो सपने थे, जो इच्छाएं थी फ्रीडम स्ट्रगल की, अब उनको जो है सब एक साथ लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिपेंडेंट इंडिया के, जिसमें ये नींव रखी गई कि एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होनी चाहिए। उसका सिद्धांत बनाया गया कि हर कोई जो नागरिक है, एडल्ट है, उसके पास अधिकार है कि वो वोट डाल सकता है। फिर हमारा अगला टॉपिक है कि पीपल और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स का। जो सबसे बड़ा टेक ऑफ पॉइंट डेमोक्रेसी का था वो था आइडिया ऑफ कंसेंट का, यानी कि लोगों की जो इच्छाएं हैं, अप्रूवल है, या लोगों का योगदान या पार्टिसिपेशन, हिस्सा लेना। डिसीजन था लोगों का जिसने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई और डिसाइड करा उसकी फंक्शनिंग कैसी होगी। तो ये जो बेसिक आइडिया था इस तरह की डेमोक्रेसी का, वो ये था कि चाहे इंडिविजुअल हो या कोई भी सिटीजन हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है और इसके उसमें जो गवर्नमेंट है या और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हें लोगों का ट्रस्ट हासिल होना बहुत जरूरी है। अब कैसे एक इंडिविजुअल जो है गवर्नमेंट को अप्रूवल दे सकता है? तो इसका एक तरीका है, जैसे हमने पढ़ा था, इलेक्शंस के थ्रू। लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनकर पार्लियामेंट भेजते हैं और फिर एक ग्रुप जो है इन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से गवर्नमेंट बनाता है। जो पार्लियामेंट है वो बनी हुई है रिप्रेजेंटेटिव से, जो कि कंट्रोल भी करते हैं और गाइड भी करते हैं गवर्नमेंट को। इस सेंस में लोग जो है उन्होंने अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा ताकि वो गवर्नमेंट को फॉर्म कर सके और साथ ही साथ उसको कंट्रोल कर सके। ये जो आइडिया था रिप्रेजेंटेशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम थी, और जैसा कि हम क्लास 6th और 7th में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ चुके हैं, तो आप इस बात से बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं कि किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव जो है चुने जाते हैं अलग अलग लेवल्स पे गवर्नमेंट के।
अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट का क्या रोल होता है। 1947 में जब इंडियन पार्लियामेंट बन गई तो ये एक तरह से वो एक्सप्रेशन था जिसमें लोगों को भरोसा था, खास तौर से जहाँ पे लोकतंत्र के सिद्धांत थे। ये पार्टिसिपेशन था लोगों का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में और गवर्नमेंट के उसमें, जिसमें गवर्नमेंट जो है लोगों की इच्छाओं का ध्यान रख रही थी। जो पार्लियामेंट है हमारे सिस्टम में, उसमें बहुत सारी पावर्स हैं क्योंकि वो जो है एक तरह से लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है। जो इलेक्शंस होते हैं पार्लियामेंट में वो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के होते हैं। लोकसभा जनरली एक बार 5 साल में एक बार के लिए चुनी जाती है। कंट्री जो है वो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइडेड है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पर्सन जो है वो चुन के आता है जो पार्लियामेंट में आता है। अब जो कैंडिडेट्स इलेक्शंस जो है कंटेस्ट करते हैं वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग करते हैं। एक बार जब चुन लिए गए तो ये कैंडिडेट्स जो है मेंबर बन जाते हैं पार्लियामेंट के, जिनको हम एमपीज कहते हैं। एमपीज जो है मिलकर पार्लियामेंट बनाते हैं। एक बार इलेक्शंस हो चुके तब पार्लियामेंट को जो है अब कुछ काम करने पड़ते हैं, यानी जो उनके फंक्शंस हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है नेशनल गवर्नमेंट को चुनना। पार्लियामेंट जो इंडिया की है उसमें प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है। लोकसभा इलेक्शंस के बाद एक लिस्ट तैयार करी जाती है कि कितने सारे एमपीज हैं जो हर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। अब एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गवर्नमेंट बनाने के लिए उसके पास मेजॉरिटी होनी चाहिए इलेक्टेड एमपीज की। तो लगभग 543 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकसभा में, प्लस 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड होते हैं। तो अगर 543 मेंबर्स हैं लोकसभा में तो मेजॉरिटी अगर चाहिए तो पार्टी को एटलीस्ट हाफ जो है नंबर्स उसके पास होने चाहिए या उससे ज्यादा, 272 मेंबर्स या उससे ज्यादा। ऑपोजिशन जो पार्लियामेंट में बनता है वो सारी और पॉलिटिकल पार्टीज से जो अपोज करती हैं मेजॉरिटी पार्टी का या जो कोलिएशन बनती है उसका। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो बनती है ऑपोजिशन पार्टी या उसे हम ऑपोजिशन पार्टी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लोकसभा का है वो है एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट करना। एग्जीक्यूटिव जैसा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ग्रुप ऑफ पर्संस हैं जो साथ में काम करते हैं ताकि जो लॉज पार्लियामेंट में बनाई गई उन्हें लागू किया जा सके। ये जो एग्जीक्यूटिव हैं इनको हमेशा ध्यान में रखना होगा जब भी हम गवर्नमेंट टर्म का इस्तेमाल करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया के हैं वो लीडर होते हैं रूलिंग पार्टी के लोकसभा के अंदर। जो एमपीज उनकी पार्टी को बिलोंग करते हैं उसमें से पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर है वो मिनिस्टर्स को सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा काम कौन सा मंत्री करेगा और डिसीजंस को लागू किया जाएगा। ये मिनिस्टर जो है अलग अलग एरियाज जो गवर्नमेंट फंक्शनिंग के हैं उसका चार्ज ले लेते हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, फाइनेंस है। अभी पहले क्या होता था, किसी भी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता था, जो कि एक गवर्नमेंट बनाने के लिए जरूरत है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग मिल जाती थी जिनकी सिमिलर सोच होती थी और वो जो है मिलकर एक कोलिएशन गवर्नमेंट बना लेती थी। राज्यसभा जो फंक्शन करती है वो एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव होती है जो स्टेट्स ऑफ इंडिया है पार्लियामेंट के अंदर उनके। राज्यसभा जो है वो भी लेजिस्लेशन जो है उसको इनिशिएट करती है और साथ ही साथ एक बिल की जरूरत होती है जो कि पास कराना होता है राज्यसभा से अगर वो कानून बनना है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है रिव्यू करने का और चेंजेस करना लॉ के अंदर जो कि लोकसभा द्वारा किए जाते हैं। जो मेंबर्स है राज्यसभा के वो इलेक्ट करे जाते हैं इलेक्टेड मेंबर से लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो अलग अलग स्टेट्स की हैं उनमें से। तो 233 इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं प्लस 12 मेंबर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट है वो है कि किस तरीके से पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करती है गवर्नमेंट को। इसके बारे में हम करेंगे अपने अगले वीडियो में।